खाद्य संसाधन पौधे का लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, अनाजों के उत्पादन बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो अभी वर्तमान समय में भारत में अनाजों का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन हमें इसकी उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या जो जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जो कृषि भूमि है वो क्या है, वो सीमित मात्रा में खेती करने वाली भूमि। तो अगर हम इसका अनाजों का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो सबको भोजन नहीं करा सकते। इससे क्या होगा, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए हमें अनाजों का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। तो कैसे करना है इसका आंसर? तो इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है, हमारे देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि उत्पादन ज़मीन जो है वो नहीं बढ़ रही, वो सीमित मात्रा में है। अतः सभी को भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और भुखमरी से बचाने हेतु अनाजों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या करना होगा, वैज्ञानिक तकनीक और हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करना होगा। बस यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये रहा फसल मौसम। तो आपको आंसर यहाँ से करना है, भारत में मौसम के अनुरूप 3 प्रकार की मुख्य फसल, यानी मौसम के आधार पर 3 प्रकार की मुख्य फसल है। पहला है खरीफ, रबी और ग्रीष्म फसल, ये तीसरा हो गया। तो इसके बारे में भी हमें लिखना है, सिर्फ नाम ही नहीं लिखने, इसके बारे में भी लिखना है कि खरीफ फसल क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। तो खरीफ फसल में देखिए ये धान, ज्वार, मकई, कपास ये सारे होते हैं और जून जुलाई में बोया जाता है और इसकी कटनी अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। वहीं रबी फसल के बारे में देखिए क्या है, ये ठंडी के मौसम में उगाई जाती है, जो रबी फसल कहलाती है। गेहूँ, चना, तीसी, मटर, सरसों, ठीक है, आलू। और इसकी बुआई कब होती है, अक्टूबर माह में, और कटनी मार्च में होती है। ग्रीष्म फसल कौन सी है, दलहन की फसल, उड़द, मूंग। और ये कब बोई जाती है, मार्च से जून के बीच, ये गर्मी में के महीने में बोई जाती है। प्रकार की फसल होती है। तो तीनों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए क्या है, समुन्नत किस्मों के एक मुख्य गुण और एक मुख्य दोष लिखें। समुन्नत किसका मतलब होता है, हाइब्रिड जो कहलाते हैं, शक्कर नस्ल के प्लांट जो कहलाते हैं, उसके गुण और दोषों को लिखना है एक एक। तो ये रहा, आपको पहले लिखना है समुन्नत किस्म के फसल के एक गुण। पहला, तो इसका पहला गुण क्या है, उच्च उपज है। समुन्नत किस्मों में पारंपरिक किस्मों की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है, इसलिए इन किस्मों को उच्च उपज वाली किस्में या समुन्नत प्रजातियां कहते हैं। तो एक ही लिखना है हमें। इसके बाद इसका दोष भी लिखना है हमें, कौन सा है। तो इस प्रकार लिखना है, समुन्नत किस्मों के एक दोष कौन सा है, कोई भी आप लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं, छोटा है। कम चारे की प्राप्ति, समुन्नत किस्मों में देसी किस्मों की अपेक्षा कम चारा उपलब्ध होता है, क्योंकि इसमें छोटे आकार के प्लांट होते हैं। या आप इसको भी लिख सकते हैं, उच्च कृषि निवेश, यानी इसको उत्पादन करने में, ठीक है, इसमें अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है, अधिक पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें अधिक उर्वरक ज़्यादा लगता है, सिंचाई अधिक लगती है, ठीक है। तो हमें एक ही लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, संकरण के लिए किस प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम हाइब्रिड प्लांट का जब विकसित करेंगे, ठीक है, हाइब्रिड प्लांट बीज के लिए, तो वहाँ पे 2 पौधों का जो संकरण कराया जाता है कृत्रिम तौर पे, तो कैसे प्लांट वहाँ पे चुनाव करने चाहिए, ठीक है, तो वो बताना है हमें। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, समुन्नत किस्मों के फसल की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे उच्च उत्पादन दर, उच्च उत्पादन की गुणवत्ता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि का चयन किया जाता है। इन गुण वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी पादप प्रजनन कराया जाता है, जिससे हाइब्रिड बीज प्राप्त होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5वां देखिए क्या है, वृहद पोषक क्या है और इसे वृहद पोषक क्यों कहते हैं। वृहद पोषक का मतलब होता है बड़ा पोषक, ज़्यादा मात्रा में प्लांट इसका उपयोग करते हैं, और ये वैसे वृहद पोषक क्यों कहते हैं, आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोषक प्रबंधन, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए प्लांट के लिए टोटल जो है 16 पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और इनमें से कार्बन ऑक्सीजन की प्राप्ति हवा से करते हैं, 2 हो गए, और हाइड्रोजन की प्राप्ति पानी से करते हैं, तो 3 यहीं से प्राप्त कर लेते हैं, तो बचा 13, और 13 जो है ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं, और इन 13 में से 6 जो है वो पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जिससे क्या कहा जाता है, वृहद पोषक कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है, तो हमें इस प्रकार करना है, पौधे को, प्लांट को मृदा से प्राप्त होने वाले ऐसे पोषक तत्व जिसकी प्लांट की आवश्यकता अधिक से अधिक पड़ती है, उसे वृहद पोषक कहते हैं।
और इसे वृहद पोषक क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लांट को इसकी आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, जैसे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, इन सबको आपको नाम लिख लेना है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, पौधे अपना पोषक जो है किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हमें इस प्रकार करना है। देखिए पोषक प्रबंधन, पौधे अपना पोषक जो है हवा, पानी तथा मृदा अर्थात मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पौधे को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। इनमें से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन हवा से, और जो कार्बन और ऑक्सीजन हवा से और हाइड्रोजन पानी से प्राप्त करते हैं, और बचे 13 ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। यही बात आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्या है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक की तुलना में आसान क्यों है? तो इसका आंसर हमें इस प्रकार करना है, जिन फसलों में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आदि की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, धान, इनमें प्राकृतिक उर्वरक लाभ नहीं होता, क्योंकि इसमें पोषक तत्व अल्प मात्रा में होते हैं। जब इनका उपयोग करेंगे तो इसकी ज़्यादा खपत होगी, किसकी? प्राकृतिक उर्वरक की। अतः रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना पड़ता है, और ये कम मात्रा में ही काम, इसमें ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दूसरा देखिए क्या है, प्राकृतिक उर्वरक का परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, भंडारण यानी रख रखाव करना कठिनाई होती है। प्राकृतिक उर्वरक में क्या आ जाता है, जैसे गोबर आ जाता है, तो जबकि रासायनिक उर्वरक में आसानी होती है इनका परिवहन और भंडारण। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न क्या है, कार्बनिक खेती में क्या होता है? तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, कार्बनिक खेती की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं कर कार्बनिक पदार्थों को उपयोग ही हो। ठीक है, वो कार्बनिक खेती कहलाती है। इस प्रकार की खेती में पेड़ पौधे के अवशिष्ट यानी सड़े गले जो भाग होते हैं, पदार्थ होते हैं, जानवरों के मलमूत्र, कृषि अवशिष्ट आदि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाई जाती है। बस यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है? तो इसका आंसर यहाँ से करना है, सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों से समय समय पर खेती में लगी फसलों को जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ताकि फसल सूख ना पाए और पैदावार भरपूर हो। अच्छी फसल और भरपूर पैदावार के लिए उचित और समशीतोष्ण यानी समय पर सिंचाई परम आवश्यक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अच्छी पैदावार और प्लांट की अच्छी वृद्धि के लिए हमें सिंचाई करना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 10वां देखिए क्या है, नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है? यानी नदी के जल को उठाकर सिंचाई करना। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से करना है, नदी जल उठाव प्रणाली उन क्षेत्रों में जहाँ नहर में जल का प्रवाह पर्याप्त नहीं है, जल उठाव प्रणाली को अपनाया जाना विवेकपूर्ण है। जिन खेतों में आसपास नदियाँ होती हैं वहाँ से सीधे जल को खींचकर सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो वो कहलाती है क्या? नदी जल उठाव प्रणाली। इसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, मिश्रित फसल उत्पादन एवं अंतर फसल उत्पादन में क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पे ये है मिश्रित फसल उत्पादन। इसमें होता क्या है कि इनमें 2 फसलें हम मिश्रण करके बो देते हैं, यानी कहीं भी आप इसको बो दीजिए, एक खेत में आप इसको कैसे भी बो सकते हैं, वो उग जाएंगी और अच्छी पैदावार होंगी। और ये अंतर फसल क्या है कि एक फसल को एक कतार में और दूसरी फसल को एक कतार में ये बोना चाहिए, यानी अलग अलग इनका दूरी होना चाहिए, वो कहलाती है अंतर फसल उत्पादन। तो इसमें क्या अंतर है ये बताना है हमें। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है मिश्रित फसल उत्पादन, वैसी कृषि पद्धति जिनमें एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन साथ साथ किया जाता है को मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। इनमें एक ही भूखंड पर 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन साथ साथ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, साथ साथ होता है, जैसे गेहूँ और सरसों, मूँगफली और सूरजमुखी। ये हो गया मिश्रित। अब इसके बाद आपको लिखना है जबकि अंतर फसल उत्पादन में क्या होता है। जबकि अंतर फसल उत्पादन में इस प्रकार की कृषि पद्धति में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में उगाया जाता है। अंतर फसल उत्पादन का अंतर मतलब होता है थोड़ा दूरी होना चाहिए। ठीक है, मिश्रित फसल उत्पादन का ही एक बदला हुआ नाम है। इनमें धान्य फसल को एक कतार, ठीक है, और फलीदार फसल को एक कतार, यानी 2 कतारों में इसको उगाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बस यही आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या है, फसल चक्रण के लिए दलहन पौधे का चुनाव क्यों होता है?
तो आपको आंसर लिखना है फसल चक्रण में दलहन वाले पौधे का चुनाव होता है क्योंकि इस प्रक्रिया द्वारा मृदा में जो पोषक पदार्थ हैं उनकी पूर्ति यानी पुनः प्राप्त कर लेते हैं, काफ़ी हद तक प्राप्त हो जाती है। इसका मुख्य कारण है दलहन के पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मृदा में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि पोषक तत्व बन जाती है, ठीक है, तो अनिवार्य पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए फसल चक्रण में एक दलहन वाले प्लांट का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर, फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हमें यहाँ इस प्रकार करना है, फसल पौधे की खेतों में खरपतवार, कीटों, जीवाणु, कवक आदि द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हानि होती है, ठीक है। फसल को समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्ट कहते हैं। अतः फसल पौधों को विभिन्न तरीकों से पीड़कों एवं अन्य हानिकारक जीवों से मुक्ति करने की प्रक्रिया को फसल सुरक्षा कहते हैं। तो ये तो हो गया। इसके बाद देखिए 14 नंबर, खेतों में खरपतवार को फसल से मुक्त करना क्यों जरूरी होता है। तो इसका आंसर करना है क्योंकि खरपतवार फसल को उपलब्ध होने वाले पोषक जल ठीक है, प्रकाश आदि को अधिकांश भाग ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कारण फसल की वृद्धि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी बुरा प्रभाव पड़ता है और पैदावार भी अपेक्षाकृत काफ़ी घट जाती है। अतः अच्छी उपज के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही खरपतवार को खेतों से निकाल देनी चाहिए। इन खरपतवार को हटाना आवश्यक हो जाता है और ये निकालने की प्रक्रिया को निराई या वीडिंग कहते हैं। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ही लिखना है। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्या है, पीड़कनाशी क्या है, खेतों में इसका उपयोग क्यों करते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, फसलों के रोगों से सुरक्षा के लिए आधुनिक कृषि में फसलों की रोगों से सुरक्षा के लिए सबसे कारगर उपाय विशेष रसायनों या खेतों में छिड़का जाना है। विशेष रसायनों का खेतों में छिड़का जाना है और इन विशेष रसायनों को पीड़कनाशी या क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं। इन विशेष रसायनों को पीड़कनाशी कहते हैं। और ये क्यों आवश्यक है खेतों में इसका छिड़का जाना। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि खेतों में जो फसल को हानि पहुंचाने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं, पीड़क होते हैं, जिनमें वायरस, जीवाणु, कवक शामिल होते हैं, इनको नष्ट करना ताकि ये इनको हानि ना पहुंचा सके और प्लांट को यानी फसल को रोग मुक्त करना, जिससे क्या हो, अच्छी पैदावार हो। इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से इन पीड़कों को नष्ट करना और अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए हम पीड़कनाशी का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल, नमी और तापमान खाद्यान्नों को प्रभावित कैसे करते हैं। तो हमें इसका आंसर इस प्रकार करना है। देखिए यहाँ पे नमी, तो खाद्यान्नों में नमी की मात्रा संतुलित होना चाहिए, ना कि ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। इससे होता क्या है, हानिकारक सूक्ष्मजीव, कवक की वृद्धि हो जाती है जो अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारे आपको लिख लेना है नमी में। और इसके बाद तापमान में क्या करना है, तापमान में भी लिखना है टेम्परेचर में। खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडारण अपेक्षाकृत कम तापमान पर होना चाहिए, अन्यथा सूक्ष्मजीव कीट की वृद्धि एवं क्रियाशीलता बढ़ जाएगी अधिक तापमान होने पर। फलस्वरूप खाद्यान्न अपनी गुणवत्ता खो देते हैं और मानव उपयोग के योग्य नहीं रह पाते, यानी वो खराब हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया नमी और तापमान कैसे प्रभावित करते हैं। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।